नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। आम बजट से पहले मोदी सरकार ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें केंद्रीय बजट पर चर्चा की गई। बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं से अपील की है कि वो संसद में चर्चा में हिस्सा लें और किसी प्रकार की रुकावटें ना डालें। और इस बार संसद सत्र कई मायनों में खास रहने वाला है। सरकार ने 16 बिलों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें वक्फ संशोधन बिल सबसे खास है। वहीं इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल के अलावा वित्तीय मामलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिल भी लाए जाएंगे। संसद के बजट सत्र को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस बार विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बीच ये सत्र शुरू हो रहा है और दिल्ली चुनावों में इंडी गठबंधन की सभी गांठें खुल चुकी हैं। कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग है। ऐसे में क्या कमजोर विपक्ष मोदी सरकार का सामना कर पाएगा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है। ऐसे में विपक्ष को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ और कमजोर नजर आ रहा है। देखिए, विरोधी विपक्षी या नेता प्रतिपक्ष की बात होती है, यानी प्रतिपक्ष, प्रतिद्वंदी होना, दुश्मन होना या फिर कट्टर दुश्मन होना, ये सारे शब्द अलग अलग होते हैं। और ये जो विरोधी दल जो कहा जाता था वो विपक्ष कहा जाने लगा है और ये दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जो आपने अभी कहा कि विपक्ष और कमजोर हो जाएगा, अभी विपक्ष मजबूत हुआ ही नहीं है। 2014 से अब तक विपक्ष मजबूत हुआ कब? और इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि ये विपक्ष एकता की बात करती है, आपस में वो हो नहीं पाएगा क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। दूसरी बात, इसके दिमाग में निगेटिविटी भरा रहता है कि हम केवल विरोध करेंगे। विरोध का मतलब विरोध, अच्छे काम हो या फिर अच्छे काम ना हो, लेकिन हमें विरोध करना है उनके अच्छे कामों का भी। अगर कोई बिल ऐसा पेश होना है जो कि सरकार इसलिए कर रही है पेश ताकि नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इन लोगों को उसका विरोध करना है जी। क्यों? क्योंकि सबको राजनीतिक नजरिए से देखता है। तो जब राजनीतिक नजरिए से राष्ट्रहित की बातों को देखोगे तो उसके बाद बिखराव आपस में भी होगा, और वो आज दिख रहा है। पीएम मोदी ने पूरी तरह से निपटा दिया है इंडी अलायंस को। जो विपक्ष की बात होती है, विपक्ष का मतलब सत्ता पक्ष के अलावा जितने पार्टियां हैं सब विपक्ष में आती है, लेकिन अभी विपक्ष की अलग अलग क्राइटेरिया है और कैटेगरी भी अलग अलग है। अभी जो विपक्ष में है उसमें से कांग्रेस है, दूसरी रीजनल पार्टियां हैं और फिर कुछ इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन इंडी अलायंस में ऐसा कहा गया कि 28 पार्टियां हैं, सब एकजुट होकर हम मोदी का विरोध कर रहे हैं। अभी की स्थिति क्या है? दिल्ली चुनाव के बीच बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में सबसे ज्यादा परेशान हैं दो नेता, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे राहुल गांधी। राहुल गांधी की परेशानी यह है कि बजट सत्र में वो जो अपना पूरा प्लान बनाकर रखे हुए थे कि इस बार तो मोदी को दिखा देना है, मतलब क्योंकि ये बजट का मामला है तो सारे रीजनल पार्टियां हमारे साथ खड़ी होगी। हम सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में बैठी हुई और हमारे पीछे चलना उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि उनके पास बजट को लेकर कोई प्लानिंग नहीं होती। सरकार में हम ज्यादा समय तक रहे, हमने पहले से ही अपने नेताओं को तैयार करके रखा है कि देखो क्या क्या मुद्दा उठाना है। ये विपक्ष की बैठक नहीं हुई, सर्वदलीय बैठक तो होती ही है, क्योंकि सारी पार्टियों को बुलाना सरकार की मजबूरी है। सरकार को फ्लोर मैनेज करना है, उसे देखना है कि कम से कम ये सिर्फ हुड़दंगई न करते रहें, कुछ बिल पास हो जाए, अच्छी व्यवस्था हो संसद के अंदर। हुड़दंग होगा तो फिर बदनामी दोनों पक्ष की होती है, सिर्फ विपक्ष की नहीं। सरकार को भी ये लगता है कि देखो संसद में स्मूथली चलना चाहिए और उसमें ये लोग भी अपने मुद्दे उठाएं, हमें भी अपने मुद्दे उठाना चाहिए। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि इंडी अलायंस की बैठक नहीं हुई है। इस बात को लेकर राहुल गांधी ने 15 दिन पहले कहा था कि इस बार बजट सत्र में पूरे मजबूती के साथ विपक्ष मोदी सरकार को घेरेगी। कांग्रेस की बैठक हुई थी, कांग्रेस की मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि देखो कुछ मुद्दे हैं, इन मुद्दों को उभारना चाहिए
और इसके लिए तैयारी शुरू कर दो कि बजट बनाने वाले लोग कौन से हैं, क्योंकि आजकल इनका जाति कार्ड चल रहा है। दलित, पिछड़ा, ओबीसी के अंदर कौन कौन से जातियां, किन किन जातियों की कितनी भूमिका हो सकती है। तो ये बजट बनाने वालों में भी कास्ट सर्वे कराने की बात सोच रहे थे। फिर अधिकारी लेवल पर जो ये बार बार सवाल उठाते हैं कि बैठे हुए अधिकारी ऊपर में जो सेक्रेटरी लेवल के हैं उसमें दलितों के, पिछड़ों की भूमिकाएं बहुत कम है। तो इसलिए राहुल गांधी ने मीटिंग में टास्क दिया था अपने नेताओं को, लेकिन टास्क लेने वाले नेता आजकल राहुल गांधी के जो हैं वो नेता टास्क किसी और को ही दे देते हैं। वो बड़े हैं लेकिन समझदार नहीं हैं। जैसे राहुल गांधी के इर्द गिर्द कौन बैठेगा, कौन रहेगा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, ये मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे जो लोग हैं ये खुद जिम्मेदारी कभी निभाए नहीं जी। जो समझदार नेता हैं वो राहुल गांधी की टीम से बाहर हैं। मनीष तिवारी का सबसे बड़ा अनुभव अभी के समय में ये कांग्रेस के अंदर उनको आउट करके रखा जाता है। शशि थरूर ठीक ठाक पढ़े लिखे समझदार, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि वो बातचीत अपने व्यक्तित्व के अनुसार करते हैं, उनको आउट कर दिया जाएगा। पवन खेड़ा को रखा जाएगा टीम में, जयराम रमेश को रखा जाएगा टीम में। जो बदतमीजी करता है, बदतमीज सांसदों को, बदतमीज नेताओं को राहुल गांधी अपने इर्द गिर्द रखते हैं। तो वो टास्क दिया गया कि आप ऐसे ऐसे करोगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा था कि क्या हम पूरे विपक्ष को मैनेज करने की स्थिति में हैं, क्या हम सबको अपने साथ खड़े रख सकते हैं, या फिर सबके अपनी अपनी डफली अपना राग होगा संसद के अंदर। और इस बात को लेकर ये पीएम मोदी के स्ट्रेटजी देख रहे थे, क्योंकि पीएम मोदी ने जो रणनीति बनाई है इस बीच, और विपक्ष के अंदर जो बिखराव दिख रहा है, यहां तक कि पार्टी के अंदर भी पार्टी बनी हुई है। ये उद्धव ठाकरे की बात देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी में दो गुट बने हुए हैं। किस बात को लेकर कि वक्फ बोर्ड का समर्थन करें या विरोध करें। अब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, अरविंद सावंत जैसे लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम अभी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो आने वाला है उसका विरोध करें, हम उसके विरोध में जाएं, क्योंकि मोदी के साथ हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो इसलिए उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं जो हर रोज कुछ न कुछ बगावती तेवर दिखाई पड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी में, वो लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, इस मुद्दे पर तो हमें किसी भी तरीके से विपक्ष के साथ नहीं रहना है, नहीं तो हमारी राजनीतिक जमीन जो थोड़ी बहुत बची है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए पार्टी के अंदर पार्टी बनी हुई है। राहुल गांधी के रवैये से नाराज कांग्रेस के नेता भी ये चाहते हैं कि संसद के अंदर राहुल गांधी के कारण सिर्फ डिस्टर्ब ना किया जाए, फिर प्रोटेस्ट पर हम नहीं रहेंगे। तो उस पार्टी के अंदर भी पार्टी बनी हुई है। शरद पवार पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। वो तो वक्फ के मुद्दे पर भी अपने सांसद को 2-3 बार अपने पास बुला लिए कि मीटिंग में ही ना जाओ। तो शरद पवार का नेगोशिएशन अलग चल रहा है, अपने भतीजे के साथ भी नेगोशिएशन चल रहा है, और इधर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नेगोशिएशन चल रहा है। तो इन सारी पार्टियों की स्थिति ऐसी है कि ये अपनी ही पार्टी की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, और कंफ्यूजन है कि हम इंडी की तरफ रहें या एनडीए की तरफ रहें, या बीच बीच में रहें। और टीएमसी का जो रवैया पिछले संसद सत्र में भी हमने देखा था, वहां पे उन्होंने पहले ही कांग्रेस से पूरी तरह से एक दूरी बना ली थी। तो क्या अब समाजवादी पार्टी और टीएमसी भी पूरी तरह उसी तरह राह पर नजर आएंगे? देखिए, टीएमसी तो पहले से ही इसका पार्ट नहीं है जी। ममता बनर्जी न साथ में चुनाव लड़ी और न ही कभी इनको साथ दिया। ममता बनर्जी चुनाव के बाद भी जब बात हुई थी स्पीकर के चुनाव की, तो उस समय भी ममता बनर्जी ने कह दिया, हमसे पूछे बिना ये राहुल गांधी ने निर्णय ले लिया कि कांग्रेस का स्पीकर कैंडिडेट होगा। फिर उसके बाद राहुल गांधी बैकफुट पर आए तो इसने वोटिंग भी नहीं करवाई, वॉइस वोटिंग से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोटिंग होते ही पोल खुल जाएगी कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद डिप्टी स्पीकर का मसला ऐसे ही आया। उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अडानी के नाम पर, उस समय भी कह दिया ममता बनर्जी की पार्टी ने, हम इसके साथ खड़े नहीं हैं। तो ममता बनर्जी तो अलग गुट में चली गई हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ये बीच बीच में रहा करते थे। कुछ मुद्दे दोनों के कॉमन हैं, तो इनके साथ भी और इनके खिलाफ भी। लेकिन इस बीच दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए आए हैं, तो
ये सारी पार्टियां जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, वो इसी बीच सदन में कांग्रेस का कितना सपोर्ट कर पाएंगे? या जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा में भी है, तो ये लोग क्या कांग्रेस का समर्थन कर पाएंगे? राहुल गांधी के पीछे चलेंगे? जो आज अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहा है राहुल गांधी डरपोक है, राहुल गांधी भी चोर है। नेशनल हेराल्ड का मामला पहले भारतीय जनता पार्टी उठाया करती थी, अब एनडीए के अलावा अरविंद केजरीवाल उठाने लगे। कल होके ममता बनर्जी उठाएगी, फिर शरद पवार उठाएंगे, ये फिर सारे लोग उठाएंगे जो कांग्रेस के साथ अभी खड़े नजर आते हैं। जो स्ट्रेटजी पिछले दिनों से पीएम मोदी ने बनाई संसद को लेकर कि देखो टारगेट एक होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द के सब लोगों को टारगेट मत करो। वो साथ हो सकते हैं, विरोध में हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं। इसलिए मेन टारगेट कौन है? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। उसके इर्द गिर्द जो पार्टियां अभी खड़ी है, वो तो पिछले संसद सत्र के दौरान पीएम मोदी ने कहा था इंडी अलायंस, ये कुछ समय के बाद आपस में गाली गलौज करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, और वो दिखने लगा, उनकी भविष्यवाणी सही हुई। तो जिस तरीके से पूरे विपक्ष को निपटाया है, कांग्रेस अलग थलग पड़ी है सदन के अंदर, और बाहर में सारी पार्टियां जो रीजनल पार्टियां हैं, जिनकी राज्यों में सरकारें हैं, वो किसी तरीके से केंद्र के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती है, चाहे स्टालिन ही क्यों ना हो, जितना दूर विरोधी हो, सनातन का विरोध करने वाला आदमी हो, लेकिन अभी वो बैकफुट पर दिख रहा है। वो पीएम मोदी से बात करने की कोशिश में रहता है। वो पिछली बार भी आकर मुलाकात किया था कि तमिलनाडु के लिए हमें कुछ फंड चाहिए, तो कम से कम केंद्र सरकार कोऑपरेट करे जी। वो जैसे अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद देखिए हेमंत सोरेन की मुलाकात किससे हो रही है? जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से। वो मुलाकात किससे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्रियों से, इस बात के लिए कि उस मंत्रालय से जुड़े हुए फंड हमें चाहिए, क्योंकि हमें इस बार कुछ काम करके दिखाना है। इस बार तो हम किसी तरह से जीत गए, वो हवा कुछ और थी, लेकिन आगे हमें अगर अपनी राजनीति बचानी है तो केंद्र के साथ विरोध नहीं, सहयोग करके चलना पड़ेगा। ये राहुल गांधी के इशारे पर हम नहीं चल सकते कि हर समय केंद्र में हम विरोध करते रहें और राज्य में अपने लिए हम केंद्र से सहयोग की मांग करें। आम आदमी पार्टी की स्थिति देखिए, ये भगवंत मान कटोरा लेके खड़ा रहता है दिल्ली में कि किसी तरह से 1 लाख करोड़ का कर्ज मिल जाए। अरविंद केजरीवाल भी खड़ा रहता है, लेकिन आपने वो स्थितियां नहीं छोड़ी है कि आपके साथ कंप्रोमाइज किया जाए। अगर सही तरीके से आपका हक बनता है, अधिकार बनता है, तो आपको मिलेगा, लेकिन आप एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, और ये कोऑपरेशन के लिए अलग अलग पार्टियां तैयार है। इसलिए इस सत्र के दौरान जो पहले से ही राहुल गांधी ने सवाल उठाना शुरू किया, पहला सवाल क्या हुआ कि सत्र को शॉर्ट किया गया। बजट सत्र का पहला दौर जो चल रहा है 31 तारीख से 13 तारीख की बात की जा रही है, 12 तारीख को छुट्टी है जी। तो ये इतना कम समय क्यों दिया गया? हमें तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बोलने का मौका नहीं मिलेगा, इसके लिए कांग्रेस सवाल नहीं उठा रही। सवाल इसलिए उठा रही है कि हमें हंगामा करने का कम मौका मिलेगा। हंगामा करना है तो हंगामा हम ज्यादा समय तक नहीं कर सकते, कम समय में ही हमें जितना समय मिलेगा उस पर हम बोले या सिर्फ हंगामा करें। तो कंफ्यूजन इन लोगों को इस बात की रहती है। इसलिए समस्या पूरी तरीके से विपक्ष में ये हो गई है कि एक तरफ मोदी खड़े हैं जो कि इस सत्र का इस्तेमाल करेंगे 16 बिल पेश करने के लिए। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक ये ऐसा बिल है जिसके ऊपर विपक्ष को अपनी औकात का पता चल जाएगा कि इनके कितने सांसद अनुपस्थित रहते हैं, कितने इनके पक्ष में रहते हैं, या कितने वोट करते हैं, कितने वॉकआउट कर जाते हैं। क्योंकि वॉकआउट भी समर्थन ही होता है, अनुपस्थित होना भी समर्थन ही होता है। इसलिए ये लोग चाह ही नहीं रहा, ये कंप्लेन इसलिए कर रहा है कि चाह नहीं रहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक किसी तरह संसद में पेश हो। जेपीसी ने बता दिया, अब संसद में पेश होते ही हमारी औकात का पता चल जाएगा। जैसे स्पीकर के चुनाव में पता चल गया था कि वो भाग गए पहले ही वोटिंग करवाने से। तो ये स्थिति अभी विपक्ष की हो गई है, जिसमें सबसे अलग थलग राहुल गांधी पड़े हैं। और पूरे विपक्ष में अगर देखा जाए तो जितनी पार्टियां अभी है इन लोगों के साथ खड़ी हुई, उसमें से लगभग ये वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर
अभी तक कम से कम 48 से 50 ऐसे सांसद हैं जिसने इनडायरेक्टली डायरेक्टली वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का समर्थन किया है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, अलग अलग पार्टियों में। पार्टी के अंदर भी कई सांसदों ने यह बात बोली है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि नहीं, यह सिर्फ मुसलमानों के विरोध में नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खड़ा हुआ है और इसलिए इसमें संशोधन की जो जरूरत है वो संशोधन होना चाहिए। यहां तक कि लेफ्ट पार्टियों में भी कई सांसद हैं जो इसके साथ खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी है मोदी ने, जो पूरा विपक्ष बिखर गया है। इनका आंकड़ा धीरे धीरे घट रहा है वोटिंग के समय में, और कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि राहुल गांधी संसद में अकेले खड़े नजर आएंगे। इनके पार्टी के भी 50% सांसद या तो गायब रहेंगे या इनके खिलाफ नजर आते रहेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस बार संसद के अंदर बिखरा हुआ और कमजोर विपक्ष नजर आने वाला है, वहीं एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट नजर आएगा। यानी इस बजट सत्र में गंभीर चर्चा भी देखने को मिलेगी। इसे मोदी की एक बड़ी रणनीतिक जीत भी माना जा रहा है, जिससे विपक्ष पूरी तरह से दबाव में है। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।